हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो कि साइंस के अंदर आती है। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम जो आपकी क्लास 6 से लेके 10th तक के जो सारे साइंस के टॉपिक होते हैं उनको करने वाले हैं। तो अभी मैं 10th की सीरीज चला रहा हूँ। 10th की सीरीज है वो 5 डेज के अंदर आपकी सारा जो भी लेसन आते हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो 8th की है 7th की है, मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, मैं सारा आपको कवर करवाऊंगा। तो इनमें बायोलॉजी के टॉपिक होते हैं, साइंस के जैसे फिजिक्स के भी होते हैं और केमिस्ट्री के भी होते हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे। अब फिर बात आती है क्यों पढ़े हम ये चीज़ें, क्योंकि 6 से लेके 10th तक के जो टॉपिक है वो आरआरबी टेक्नीशियन में आने वाले हैं। और कितना नंबर का, 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करते हैं पशु परिचय, इसमें कितने नंबर के आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। तो बहुत ज़्यादा ये क्या है, वेटेज लगता है। और जो जिसने 12th में, 10th में, 6th में पढ़ी है वो आराम से क्वेश्चनों को कर सकता है, अगर क्लास रेगुलरली रहता है और जो पढ़ता है रेगुलर 2-3 घंटे। तो चलो हम पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो इसमें आज हम 10th के 2 या 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से भौतिक निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है या निम्न में से भौतिक परिवर्तन की अवस्था है। देखो ज़्यादा क्वेश्चन मैं लंबा अगर आपको लिखूंगा तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी होगा। और सबसे अच्छा वही पढ़ा सकता है जो खुद अध्ययन करता है, या जो विद्यार्थी स्वयं पढ़ता रहता है वो सबसे अच्छा पढ़ा सकता है आपको। तो अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो आराम से देख सकते हो कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें करवाऊंगा। इनमें से भौतिक अवस्था में परिवर्तन, तो देखो ऐसे देगा आपको, पहला अवस्था में परिवर्तन, फिर देगा आपको रंग में परिवर्तन, थर्ड देगा पदार्थ की पुनः प्राप्ति, पदार्थ की पुनः प्राप्ति। और फोर्थ ऑप्शन आपको ऐसे दे सकता है, नन ऑफ दीज। क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखो क्या करना है, सॉरी यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑल ऑफ अबव या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो अब भौतिक परिवर्तन समझो क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी होता है, पदार्थ की पुनः प्राप्ति भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया पानी, पानी को मैंने क्या बनाया, बर्फ। तो देखो पानी क्या होता है, द्रव अवस्था में, और बर्फ क्या होता है, ठोस। हमें रटना नहीं है, सीखना है, ठोस। तो देखो अवस्था में परिवर्तन हो गया, यहाँ पे द्रव थी, यहाँ पे ठोस हो गई। तो पहला अवस्था में परिवर्तन। फिर हमें पढ़ना है कि रंग में परिवर्तन। तो आपको ये याद रखना है कि रंग में परिवर्तन रंगहीन भी हो सकता है, रंगहीन भी हो सकता है और कलरफुल भी हो सकता है। फिर पदार्थ की पुनः प्राप्ति, देखो ठोस पदार्थ है, बर्फ क्या बनी, ठोस। तो ठोस से वापस आप द्रव बना सकते हो पिघला के, तो ये पदार्थ की पुनः प्राप्ति भी हो सकती है। तो ऐसी चीजें आपको पूछ सकता है वो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भौतिक अवस्था का। फिर कहते हैं कि अवस्था कितने प्रकार की हो सकती है, भौतिक अवस्था में कितने प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। तो देखो कितने परिवर्तन हो सकते हैं, दो परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, दो, रासायनिक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, ये दो परिवर्तन होते हैं। अब इनके बारे में आप जानो या आप लिख लो। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की पुनः प्राप्ति नहीं होती। क्या नहीं होती, पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, पदार्थ क्या नहीं किया जा सकता, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की पुनः प्राप्ति हो सकती है। जैसे देख सकते हो, बर्फ वापस पानी में, पानी वापस बर्फ में। ठीक है, तो मूल अवस्था में आ सकता है अपनी। फिर बात करते हैं भौतिक परिवर्तन में अवस्था, रंग, गंध, स्वाद, ये सारी क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो ये सारी क्या होती है, भौतिक परिवर्तन में होती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए कार्बन, कार्बन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, या ये रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा प्लस अवशेष। क्या बनेगा, अवशेष।
तो ये हो गई रिएक्शन। तो अब आप बताओ कि ये जो अवशेष बना है, जो राख बन गई लकड़ी को जलाने पे, क्योंकि कार्बन लकड़ी होती है, सभी में कार्बन पाया जाता है, जो पदार्थ ज्वलनशील होता है, तो ये क्या होता है, अवशेष से वापस आप कार्बन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। फिर क्या होता है, देखो एक मैं आपको अभिक्रिया भी बताता हूँ। ये सारी क्या होती है? अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ये अभिक्रिया को दर्शाती है। तो इसमें ये जो इधर होते हैं, एरो के इधर की तरफ, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं भाई? अभिकारक। मैं ऊपर लिख देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, जैसे Mg+O2, तो इससे MgO उत्पाद बनता है। तो देखो जो एरो के इस साइड होते हैं, बाईं साइड, उनको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक। और ये होता है उत्पाद। ठीक है ना? अभिकर्मक या अभिकारक भी बोल सकते हैं, और ये हो गया उत्पाद। फिर क्या करते हैं, अब देखो इसमें एक और करते हैं, ये है संयोजन अभिक्रिया। जब दो उत्पाद मिलकर, जब दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो ये आपको पता होना चाहिए इतनी चीज। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट पर्सन में। फिर सेकंड पर्सन है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद बनता है, ये पूछ सकता है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद क्या बनता है? जैसे ऑप्शन देगा C6H12O6, सेकेंड देगा CO2, सेकेंड देगा C2H5OH, थर्ड देगा C2H5, और फोर्थ नन ऑफ दीज दे सकता है। तो इनमें देखो आपको क्या करना है, तो इनमें क्या होगा? ये ऑप्शन होगा C6H12O6। ये क्या होता है? ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है भाई? ये ग्लूकोज। ठीक है, और जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट होता है जो मनुष्य में कहाँ संचित होता है? तो मनुष्य में भी कहाँ संचित होता है कार्बोहाइड्रेट? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पादपों में किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। क्या होता है? स्टार्च के रूप में, या जिसे हम क्या बोलते हैं? मंड के रूप में क्या होता है? ये इकट्ठा होता है, अपनी एनर्जी को स्टोर रखता है। फिर बात करते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, ये क्या होती है? तो ये क्या होती है? पौधों में होते हैं, और पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हम क्या होते हैं? हम उनपे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उनपे निर्भर रहते हैं। तो हम बात करते हैं, देखो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की। तो देखो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे ये पौधे हो गए, तो ये जड़ों से तो क्या लेंगे? जल लेंगे। फिर वातावरण से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जो हम छोड़ते हैं। ठीक है, ये दो चीजें लेते हैं। तो जड़ों से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जड़ों से लेंगे जल, और वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लेंगे? सनलाइट, प्रकाश लेंगे। और फिर क्या होता है? इनकी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है भाई? क्लोरोफिल। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो वो मैग्नीशियम होती है। कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। और कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि आयरन धातु किस में होती है? वो रक्त के अंदर होती है। तो इनसे उत्पाद क्या बनता है? C6H12O6। ये क्या होता है? ये होता है मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट, जो हमें ये मनुष्य के अंदर जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उससे हमें एनर्जी मिलती है, इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और इसके साथ में क्या बनती है? इसके साथ में ऑक्सीजन बनती है। क्या बनती है? ऑक्सीजन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं, ये तो हो गई प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो आपको एक चीज और
इसमें आप ऐड कर लो कि परजीवी क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, परजीवी और परपोषी। परपोषी तो देखो परजीवी क्या होते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कौन? जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो हो गए अमरबेल। जैसे इसका उदाहरण पूछते हैं, अमरबेल। फिर परपोषी, जिन पे ये निर्भर रहते हैं, जिन पे ये निर्भर रहते हैं, वो होते हैं परपोषी। परपोषी। अब परपोषी कौन होते हैं? पेड़ पौधे जो इनको रखते हैं, पेड़ पौधे जो इनको पोषण प्रदान करते हैं। तो ये चीजें भी काफी बार पूछी गई। परपोषी का उदाहरण है तो 3-4 चीजें दे देता है, मनुष्य दे देता है, पादप दे देते हैं, फिर उनमें अमरबेल दे देता है, कंफ्यूज करता है। तो परजीवी अमरबेल होता है, और परपोषी जो इन्हें सहारा देता है, वो हो गया परपोषी। फिर हम बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। ये केवल सीरीज उनके लिए है जो साइंस पढ़ते हैं, जो निरंतर पढ़ते रहते हैं, उनके लिए। ये कोई क्लास नहीं है, बस थ्योरी और क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल मैं आपको पूछ रहा हूँ। फिर क्या होता है? 3rd क्वेश्चन आता है चौंक का रासायनिक सूत्र। चौंक का रासायनिक सूत्र। अब आपने काफी बार पढ़ा हुआ है चौंक होती क्या है, लेकिन आपको भी याद नहीं आएगा कि चौंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वो इसे ऐसे देगा, CaCO3 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड CaOCl2, थर्ड ऑप्शन Na2CO3, फिर देगा फोर्थ ऑप्शन देगा NaHCO3, ऐसे देगा। तो देखो हमारा ऑप्शन आप सभी को पता है, जो पढ़ते हैं, रासायनिक सूत्र चौंक का क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है चौंक का रासायनिक सूत्र। और इसे क्या बोलते हैं? CaOCO3। सारी चीजें बताऊंगा कैसे बनता है, किस में उपयोग किया जाता है, इसके उपनाम क्या है। फिर बात करते हैं उपनाम। तो इसको क्या बोलते हैं? खड़िया। चौंक, खड़िया हो गया, चौंक हो गया। फिर उसको क्या बोलते हैं? संगमरमर। संगमरमर भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि बनता किसे है। तो ये बनता है CaOH की होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? एक क्षार होता है, जिसकी अभिक्रिया आप जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पे CaOCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये काफी बार पूछा गया है। तो ये आपको NTPC या कोई भी जो आपके अदर एग्जामिनेशन है, जैसे एग्जाम होंगे टेक्नीशियन का है, उनमें भी पूछा जा सकता है। तो खड़िया चौंक किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये किससे बनता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से बनता है। अब बात करते हैं ये क्या होता है। ये हल्के क्षार होते हैं। फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि MgOH की होल ट्वाइस क्या है। तो इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो कि पेट दर्द या अम्लता पेट दर्द में होने या अम्लता बढ़ने पे लिया जाता है। फिर बात करते हैं आगे। ये 4 ऑप्शन थे, मैं चारों को बताता हूँ। तो यह रफ कर रहा हूँ। फिर देखो कि ये क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम डाइक्लोरो ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम डाइक्लोरो ऑक्साइड। ये केवल और केवल क्लास में पहले ही बता देता हूँ रिवीजन के लिए। कैल्शियम डाइक्लोरो, कोई कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो जिनके लिए है जो पहले से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, कैल्शियम डाइक्लोरो ऑक्साइड। फिर देखो इसे क्या बोलते हैं? इसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। और कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, तो इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ये भी आप लिख लो, ब्लीचिंग पाउडर भी इसे कहते हैं। फिर बात करते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो उपयोग की बात करते हैं तो कपड़ों यानी वस्त्रों की रंगाई छपाई में, वस्त्रों की रंगाई छपाई में किया जाता है। जीवाणु मुक्त करने से, पानी
पानी में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु मुक्त करने से, किसमें, पानी से, या पानी में रोगाणुओं को रोगाणु मुक्त करने से। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि जीवाणुओं को मुक्त करने या पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम डाइक्लोरो ऑक्साइड, विरंजक चूर्ण का। फिर बात करते हैं आगे, फिर बात करते हैं Na2CO3। Na2CO3 तो ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग किस में किया जाता है, धावन सोडे में। अगर इसके साथ में मैं 10H2O पानी के जोड़ूं तो ये धावन सोडा होता है। क्या होता है भाई, धावन सोडा। फिर बात करते हैं इसी प्रकार CuSO4.5H2। इसे क्या बोलते हैं, इसे नीला तोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला तोता, जिसे आप नील भी बोलते हो। क्या बोलते हो घर पे, नील, जो कपड़ों में दी जाती है। इसमें 5 अणु होते हैं, इसमें 10 होते हैं, कंफ्यूज मत होना। फिर ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ में 2 अणु होते हैं जल के, तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम। जिप्सम। कभी कभी क्या होता है, जब जिप्सम को 343 केल्विन 343 केल्विन पे ताप किया जाता है या ताप अपघटन किया जाता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, CaSO4.12H2। किस में बनता है, CaSO4.12H2, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जिसका उपयोग डॉक्टर हड्डियां के टूट जाने पे करता है। जैसे हमारे वो प्लास्टर लगाते हैं ना, इसे व्हाइट व्हाइट कलर का, तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, POP। तो ये हड्डियों के टूटने फूटने पर उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं, देखो NaHCO3, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग बेकिंग सोडे के रूप में किया जाता है, बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी बोला जाता है। ये सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मीठा सोडा। फिर देखो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, अग्निशामक में किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में, आग बुझाने वाले यंत्र। फिर खस्ते पकोड़े बनाने के लिए, खस्ते पकोड़े बनाने के लिए, सारे लिख लेना आप छोटे छोटे, खस्ते पकोड़े बनाने के लिए, अग्निशामक यंत्र में, ये सारी चीजें NaCO3 की है। बेकिंग सोडा कहते हैं, मीठा सोडा कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ये बनता कैसे है, वो भी बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें आपके 3rd नंबर क्वेश्चन में आई है। फिर आगे बात करते हैं, कितने क्वेश्चन देखो क्लियर हो रहे हैं, जो जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है ये चीजें उनको अच्छी लग रही है। फिर बात करते हैं, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि श्वसन, श्वसन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्वसन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, श्वसन श्वसन पहले बात करते हैं, ये है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। किसका है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ये तो हो गई उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ये होती क्या है, जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ उष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न करता है या उष्मा उत्सर्जित करता है, उन पदार्थों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर बात करते हैं कि श्वसन अभिक्रिया क्या है। ये आपको पूछा जा सकता है कि श्वसन अभिक्रिया में उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। तो देखो C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, इसका आप क्या करोगे, अपघटन करने पे क्या करोगे, अपघटन करने पे ये किस में टूट जाता है, ये O2 प्लस जल प्लस उष्मा, जल प्लस उष्मा। ये पता होना चाहिए कि C6H12O6 का अपघटन करने पे क्या बनता है, ऑक्सीजन, जल और उष्मा बनती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है, उष्मा
क्षेपीय अभिक्रिया। फिर और चीजें आती है, जैसे उदाहरण में पूछा गया है, जब आप टेस्ट लगाते हो तो और भी कुछ उदाहरण दिया जाता है, जैसे साग सब्जियों का अपघटन, साग सब्जियों का विघटन या अपघटन, विघटन। दूसरा आपको देगा श्वसन हो गई, साग सब्जियों का विघटन हो गया। फिर और क्या दे सकता है आपको, श्वसन अभिक्रिया, साग सब्जियों का विघटन और मीथेन। जैसे मान लो मीथेन का दहन करते हो आप, CH4 का, CH4 का दहन करने पे भी क्या बनती है आपको, उष्मा बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा। तो ये भी उष्मा क्षेपी का उदाहरण हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको दे सकता है कि मीथेन का दहन करने पे क्या बनती है, जिसे गोबर गैस भी बोलते हैं। तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकती है और उष्मा निकलती है। तो ये सारे 3 ऑप्शन देके आपको श्वसन अभिक्रिया हो सकता है। तो श्वसन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक आप यहाँ पे चीज नोट कर लो कि जब हम श्वसन करते हैं तो यहाँ पे कुछ श्वसन नलिका में ऐसे ऐसे गोल संरचना होती है, जिन्हें वल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्य। तो ये किसके बने होते हैं, ये उपास्थि के बने होते हैं। किस उत्तक के बने, उपास्थि के उत्तक से बने होते हैं। तो ये काफी बार पूछा गया, उपास्थि वल्य होते हैं इनके अंदर। फिर आगे करते हैं बात, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई श्वसन अभिक्रिया उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, साग सब्जियों का विघटन भी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है और मीथेन का दहन भी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेड नाइट्रेट। देखो ये बहुत क्वेश्चन बढ़िया है। लेड नाइट्रेट PbNO2 की थ्राइस, लेड नाइट्रेट PbNO2 की होल थ्राइस। इसको क्या करने, जलाने पर, इसको जलाने पर कौन सी, इसको जलाने पर भूरे रंग की गैस, भूरे रंग की गैस उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। वह है, वह गैस है। देखो मैंने तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को जलाने या उसको अपघटन करने पर, ताप पर अपघटन करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित हो सकती है, जो कि कौन सी होती है, भूरे रंग की होती है। काफी 10th में भी बहुत बार आती है ये रिएक्शन। और ये मैं बताऊंगा कि ये रिएक्शन किसका उदाहरण है, 2 क्वेश्चन होंगे इसमें। जैसे PbNO2 की होल थ्राइस, इसका हम क्या करते हैं, ताप पे अपघटन करते हैं। तो ये देखो किस में बदलेगी, तो आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें कितनी चीजें हैं, Pb है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। तो 3 उत्पाद बनेंगे, एक तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस O2 प्लस NO2 प्लस NO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये। और ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है वियोजन अभिक्रिया। किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। देखो जब एकल अभिकर्मक टूटकर अनेक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, जब 2 छोटे छोटे अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाते, जैसे C+O2 तो CO2। तो ये संयोजन है और ये वियोजन है, आपको पता होना चाहिए। फिर देखो इसमें जो भूरे रंग की गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये एक तरह से 10th की भी रिवीजन हो रही है इसमें, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और पूरी की पूरी NCERT बेस्ड है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने ऐड की है या पहले से कोई मैंने संशोधन किया नहीं। जो किताब में वही पढ़ा रहा हूँ। PbNO2 की होल थ्राइस लेड नाइट्रेट बोलते हैं, इसको जलाने पे PbO बनता है, ऑक्सीजन बनती है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनती है। और ये कौन से कलर की होती है, ये भूरे रंग की होती है। और ये कौन सी अभिक्रिया, ये है वियोजन अभिक्रिया। ऐसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आपसे पूछी जा सकती है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। देखो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, लेकिन इनमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे? बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है AgCl। देखो, ये अभिक्रिया, इसमें पूछा है कि इस अभिक्रिया का उपयोग किस में होता है? इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। किस चीज में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो देखो, ये एकमात्र 2 अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो सूर्य के प्रकाश में होती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए AgCl सूर्य के प्रकाश में होती है। जब AgCl, और ये क्या होता है? ये श्वेत अवक्षेप होता है। क्या होता है? ये श्वेत रंग का होता है, दूसरे कलर का होता है, श्वेत या दूसरे रंग का होता है। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो देखो क्या बनेगा, ये Ag+Cl। और इसका किस में उपयोग किया जाता है? इसका श्वेत श्याम फोटोग्राफी। पहले जो फोटोग्राफी होती थी, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी कई बार पूछा गया है। इसी प्रकार AgBr, ये अभिक्रिया है, ये भी किस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। फिर इससे भी क्या बनता है? Ag+Br बनता है। क्या बनता है भी? Ag+Br बनता है। इसको संतुलित आप कर लेना, या जो भी उत्पाद बनते हैं आप देख लेना, लेकिन मुख्यतः ये चीजें हैं। AgCl और AgBr ऐसी एकमात्र 2 अभिक्रियाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश में होती है, और इनका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 6। फिर हम 7th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ये आपको अभिक्रिया दी है इस प्रकार से, यहाँ पे क्या है? Fe+CuSO4, ये बनता है FeSO4+Cu। ये 2 अभिक्रियाएं ऐसी, लेकिन मैंने ये अभिक्रिया इसलिए ली है, एक वो बेरियम क्लोराइड वाली भी है, Na2SO4 बेरियम क्लोराइड वाली, वो भी मैं करवा दूंगा। तो ये अभिक्रियाएं क्या है? देखो, इसमें क्या होता है? एक सक्रियता श्रेणी होती है जो आपने पढ़ी होगी। क्या है? पहले आप सक्रियता श्रेणी को पढ़िए, क्या समझिए। एक सक्रियता श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को क्या रखा जाता है? क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में। देखो, मैं राइटिंग ऐसी लिख रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा जाता है। जैसे मैं आपको अभी याद भी करा देता हूँ, वह अभिक्रिया, वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे ट्रिक है का, ना, का, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, का ना का, मंगल, Mg, एल्यूमिनियम और जिंक। मंगल जी हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, का ना का, मंगल जी। फिर क्या होता है? देखो, फर्स्ट प्राइज हाइड्रोजन, तो आयरन, Pb लेड और हाइड्रोजन, फर्स्ट प्राइज हाइड्रोजन। फिर AgAu, देखो दोनों AgAu, सॉरी CuHg होगा। क्या होगा? CuHg AgAu। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे ये 2 AgAg है या Gg है, तो साथ में आई है Gg, और Cu और Au ऊपर नीचे है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है? Fe, तो Fe कहाँ पे? ऊपर, और कॉपर कहाँ पे? नीचे। तो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी? इसकी। क्रियाशीलता इसकी ज्यादा होगी, तो ये क्या कर देगा? ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। देख, जैसे ये यहाँ पे Fe था, तो ये किसकी जगह आएगा? इसकी जगह। ये पॉजिटिव
और ये नेगेटिव। तो ये साथ में क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा और कॉपर विस्थापित कर देगा कॉपर को अपने स्थान से। तो वह क्रिया जिसमें एक क्रियाशील धातु अन्य उत्पाद को या अन्य धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दो चीजें, दो इधर अभिकारक है और दो उत्पाद इधर बन रहे, तो ये क्या है, द्विविस्थापन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, द्विविस्थापन। तो आपको पता होना चाहिए द्विविस्थापन का उदाहरण। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ये भी काफी बार पूछा जाता है और इसमें एक चीज और आप ऐड कर लेना, मैं बता देता हूँ अभी, ये भी काफी बार पूछा गया है कि FeSO4 इसका क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, रंग होता है इसका हरा। क्या होता है, हरा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हरा कशिश भी बोलते हैं। फिर CuSO4 इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है नीला। क्या होता है, नीला, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि CuSO4 0.5H2O क्या होता है, नीला होता है, तो ये नीला होता है, इसे आप याद कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि चांदी पर काले रंग की परत का कारण होता है, काले रंग की परत का कारण होता है। पहला आपको इसे देगा H2S, फिर सेकेंड देगा CaCO3, फिर थर्ड देगा Fe2O3, फिर फोर्थ देगा इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या होता है, ये चांदी पे क्या बनाता है, काले रंग की परत बनाता है। क्या बनाता है, काले रंग की परत। फिर बात करते हैं सेकंड CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस पे रंग बनाता है, ये हरे रंग की परत बनाता है। किसकी बनाता है, हरे रंग की परत बनाता है। और किस पे बनाता है ये भाई, ये तांबे पे बनाता है। किस पे बनाता है, तांबे पे, ये भी नोट कर लेना। फिर बात करते हैं Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की किस पे परत चढ़ती है, तो वो चढ़ती है लोहे पे और इसे संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण। ठीक है, और ये परत किसकी होती है, भूरे रंग की होती है। क्या होती है, भूरे रंग की। फिर बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है, लोहे से, तो संक्षारण से। देखो संक्षारण से यशद लेपन, यशद लेपन हो गया। फिर बात करते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, फिर तेल से, फिर ग्रीस से, फिर पेंट करके। तो ये सारी चीजें आपको संक्षारण से बचाती। फिर कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कभी भी अभिक्रिया नहीं करती या बहुत कम क्रियाशील धातु है। तो देखो ये धातु होती है चांदी। कौन सी धातु होती है, Au, सॉरी ये होती है सोना, बोलने में मिस्टेक हो गई, सोना। Au क्या होती है, सोना, जो कभी भी किसी के साथ बहुत कम अभिक्रिया करती है या अनअभिक्रियाशील धातु होती है, इसीलिए इस पे क्या है, संक्षारण नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, ये संक्षारित नहीं होती है। तो कभी आपने देखा है कि आभूषण संक्षारित होते नहीं है, लेकिन इनको सफाई करवाई जाती है। और जो धातु Au होती है उसको कौन घोल सकता है, तो वो होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया ऐसा मिश्रण होता है जो सोने को भी गला देता है, तो सुनार इसका उपयोग करते हैं। फिर एक्वारेजिया होता है क्या है, एक्वारेजिया होता है 3:1। ये हम आगे पढ़ेंगे, 3:1। ये होता है 3 क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ये क्या होता है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। और ये दोनों क्या होते हैं, सांद्र होते हैं। क्या होते हैं, सांद्र होते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3। तो ऐसा मिश्रण जिसमें 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 सांद्र नाइट्रिक अम्ल का था,
ताज़ा मिश्रण होता है वो एक्वारिजिया कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है? वाह भाई, बढ़िया प्रश्न है। खाद्य पदार्थों में, जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, चिप्स। खाद्य पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है? अब देखो, आप सभी को पता है, जैसे मैं चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ, N2, CO2, AR, यहाँ पे ये कर लो, ठीक है, इस प्रकार से N2 हो गई, CO2 हो गई, ऑक्सीजन हो गई, क्रिप्टोन हो गई। तो इसमें आपको पता है कि नाइट्रोजन थे, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों नहीं भरी जाती? क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर देती है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देती है, जिससे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, जल्दी से ऑक्सीकृत नहीं होती और खाद्य पदार्थ को जो क्या होते हैं, ताज़ा रखती है। इसीलिए चिप्सों के अंदर इस गैस को भरा जाता है। फिर देखो क्या है, अब मैं सारी जो गैसें होती हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन ऐसी गैस होती है जो सबसे हल्की होती है। क्या होती है भाई? सबसे हल्की होती है। फिर हीलियम क्या होती है? हीलियम सेकंड नंबर पे हल्की गैस है, हल्की गैस है। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% पाई जाती है। अब इनका उपयोग देखो, हीलियम का उपयोग हल्की होने के कारण किस में किया जाता है? गुब्बारों में। गुब्बारों में किया जा सकता है। फिर नाइट्रोजन का उपयोग, अब कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? एरोप्लेन में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो होती है नाइट्रोजन, टायरों में। ये काफी बार पूछा गया है। फिर सेकंड गैस होती है हल्की, हीलियम। तो हीलियम भी भरी जाती है, लेकिन हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? ज्वलनशील गैस होती है, इस कारण गुब्बारे फट जाते हैं। क्या होते हैं भाई? गुब्बारे वायुमंडल की सतह पर जाके फट जाते हैं। इसीलिए इसको नहीं भरा जा सकता, क्योंकि ये हल्की तो होती है लेकिन ज्वलनशील होने के कारण ये तुरंत फट जाती है, विस्फोट हो सकता है। इसीलिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं हीलियम गैस का ऑक्सीजन के साथ मिश्रण किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग गोताखोर करते हैं। गोताखोर जो समुद्र वगैरह में जाके डाइविंग करते हैं, जो नीचे जाते हैं, उनके लिए कौन सी गैस सिलेंडरों के रूप में भरी जाती है? हीलियम। हीलियम का मिश्रण होता है जो कि उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करता है, ऑक्सीजन और हीलियम का। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। और क्रिप्टोन किस में भरी जाती है? कि क्रिप्टोन हो गई, आर्गन हो गई, ये बल्ब और ट्यूबलाइट में भरी जाती है। बल्ब और ट्यूबलाइट में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये धातुएं आएंगी, उनमें भी हम करेंगे कि अक्रिय धातुएं कौन होती है, किसका पूर्ण विन्यास होता है, सारी चीजें हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको, जैसे क्वेश्चन में आया तो मैंने बता दिया सारी चीजें। फिर खाद्य पदार्थ में पूछा जाता है कि विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता में क्या होता है भाई? विकृत गंधिता ये भी काफी बार पूछा गया कि विकृत गंधिता होता है क्या है? तो इसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। वर्षा युक्त या तेलीय पदार्थ क्या होते हैं? लंबे समय तक रखने पर क्या होते हैं? वो खराब हो जाते हैं, और इस अवस्था को विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आचार होता है। तो
तो उसमें क्या है, तेल डाल के उसका परिरक्षण किया जाता है, ठीक है ना। फिर सिरके द्वारा किया जा सकता है, सिरका डाला जाता है। तभी तो कहते हैं कि तेल में हाथ नहीं डालना चाहिए, उसमें तेल डाला जाता है और उसका परिरक्षण किया जाता है, चम्मच लेके लिया जाता है। फिर बात करते हैं और परिरक्षण किसके द्वारा, नमक द्वारा किया जा सकता है, नमक प्लस जल के द्वारा। जैसे मिर्ची वगैरह अचार डाला जाता है, नमक प्लस जल डाला जाता है, तो ऐसे परिरक्षण किया जा सकता है। मछली को अगर रखना है तो उसमें भी नमक का उपयोग किया जाता है, मछली वगैरह रखते हैं मछुआरे तो उसका भी उपयोग या परिरक्षण नमक द्वारा किया जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं, वेनिला, लौंग, प्याज किसके उदाहरण हैं। देखो वेनिला, लौंग और प्याज, ये काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी बिलोंग करते हैं। वेनिला, लौंग, और प्याज उदाहरण है। आपको ऑप्शन देगा विपरीत गंधिता, अम्लीयता, क्षारीयता या इनमें से कोई नहीं, या ऐसे भी दे सकता है विपरीत गंधिता, प्राकृतिक सूचक, अम्ल, क्षारक, ऐसे। तो वेनिला, लौंग, प्याज पहले तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं गंधीय सूचक। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा कि विपरीत गंधिता होता है, गंधीय सूचक होते हैं या प्राकृतिक सूचक होते हैं, इस प्रकार से। तो ये होते हैं गंधीय सूचक। क्या होते हैं भाई, गंधीय सूचक, जो क्या करते हैं, जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या है, भिन्न भिन्न गुण दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, भिन्न भिन्न गुण दर्शाते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपनी भिन्नता दर्शाते हैं, इसी कारण ये क्या है, गंधीय सूचक कहलाते हैं, जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्नता दर्शाते हैं। तो वेनिला, लौंग, प्याज ये पूछा जा सकता है कि गंधीय सूचक के उदाहरण। फिर बात करते हैं आगे कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। ये तो हो गई गंधीय सूचक की बात। प्राकृतिक सूचक, ये सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं। प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी, क्या होता है, हल्दी हो गया, तो ये काफी बार पूछा गया हल्दी क्या है। जबकि संश्लेषित सूचक पूछा जाता है, ये हो गया फिनोक्थिलीन। तो हल्दी हो गया, फिनोक्थिलीन हो गई, ये क्या है, ये तो प्राकृतिक है, ये संश्लेषित है और ये गंधीय सूचक। मैंने तीनों चीजें आपको पढ़ा दी। फिर बात करते हैं आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है, एक बार मैं वीडियो चल रहा है क्या एक बार देख लेता हूं, चल रहा है, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न आता है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो मैंने आपको 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपके कंप्लीट कम से कम 60 या 70 क्वेश्चन होने वाले हैं, और पूरे के पूरे PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो अभी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखो दोनों क्या है, दोनों अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या होती है भाई, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद क्या बनाते हैं। क्या भाई, मुख्य उत्पाद क्या बनाते हैं। जैसे आपको ऑप्शन देगा NaCl, सेकेंड देगा MgCl2, थर्ड देगा NaOH और फोर्थ देगा MgOH की होल ट्वाइस। तो देखो क्वेश्चन तो सीधा सा है, धातु कार्बोनेट और 10वीं क्लास के सारे टॉपिक है ये,
धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या मुख्य उत्पाद बनाता है? तो वो बनाता है NaCl। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो धातु कार्बोनेट जैसे CuCO3, ठीक है, धातु कार्बोनेट है ना, ये ले लो आप धातु कार्बोनेट Na2CO, सोडियम कार्बोनेट। फिर देखो क्या होता है, मैंने ले लिया यहाँ पे HCl, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा? देखो Na प्लस Cl माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो Na किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cl के साथ, Cl के साथ, और क्या बनाएगा? NaCl। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, मैंने आपको करवाया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो धातु हो गई देखो, और साथ में कार्बोनेट हो गई। तो इसकी अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है? वापस अम्ल के साथ, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो क्या बनेगा? NaCl। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पूछा जाता है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सॉरी। फिर बात करते हैं आगे, क्वेश्चन कौन सा है अभी? नेटल के पौधे में, सॉरी ये दिया हुआ है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल, तो ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, बताइए। तो बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, जैसे ऐसे HCl देगा, या दूसरा ऐसे देगा, फिर थर्ड ऐसे देगा, फिर फोर्थ, तो देखिए कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल, तो देखो ऑप्शन तो आपका फर्स्ट करेक्ट होगा, और जैसे आप देखेंगे मैंने पहला ऑप्शन ही सारों में राइट ही राइट दिया है। तो HCl क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि सर्वाधिक क्या होता है? प्रबल होता है। तो यहाँ पे आप प्रबल अम्ल लिखो पहले तो HCl, फिर क्या होता है? HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल, फिर आता है H2SO4, और इसी को H2SO4 जिसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। फिर बात करते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल की बात करें तो सबसे पहले दुर्बल अम्ल होगा CH3OH, फिर फॉर्मिक अम्ल होगा, फिर फॉर्मिक अम्ल, ये चीजें हैं। दुर्बल अम्ल में आपको ये पता होना चाहिए, एसिटिक अम्ल होता है, प्रबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है। अब देखो मैं H2SO4 की कहानी बताता हूँ। H2SO4 ये काफी बार पूछा गया है कि शुक्र ग्रह के बादलों का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? जो शुक्र है, जिसे आप इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, जो शुक्र ग्रह है उसके बादलों में बादलों का पीला रंग, बादलों का पीला रंग होने का कारण क्या होता है? तो जो शुक्र ग्रह उनके बादल किससे बने होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से बने होते हैं, या उनके बादलों में सल्फ्यूरिक अम्ल की ज़्यादा मात्रा होने के कारण वो बादल क्या होते हैं? पीले होते हैं। तो ये कारण है सीधा सा, जो शुक्र ग्रह उनके बादल, ये भी काफ़ी बार पूछ सकते हैं। फिर आपके आती है क्लोर क्षार अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद कौन से होते हैं?
क्लोर क्षार अभिक्रिया। फिर बात करते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब लास्ट क्वेश्चन हो रहा है क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्षार बनता है। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देगा NaOH, सेकेंड देगा Cl2, थर्ड देगा NaOH प्लस Cl2 और फोर्थ देगा नन ऑफ दिस। क्या देगा? नन ऑफ दिस। तो इसमें कुछ क्या करेंगे, NaOH को टिक कर देंगे, कुछ Cl2 को करेंगे, कुछ NaOH Cl2 को करेंगे। तो ये आंसर होगा जो 100% करेक्ट होगा। अब देखो ये अभिक्रिया कौन सी होती है। क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जब हम अपघटन करवाते हैं किसका, NaCl का, NaCl का आप क्या कराओगे, अपघटन करवाओगे तो क्या बनता है, देखो जलीय विलय में जब आप इसका अपघटन करवाते हैं ताप पे, तो इसमें क्या बनता है, एक तो NaOH बनता है प्लस एक Cl2 बनती है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये होती है क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये दोनों जो पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं भाई, क्षारीय। तो ये पूछा गया है काफी बार। या अगर मुख्य उत्पाद पूछ ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है किस पे, विद्युत अपघटन करवाने, विद्युत अपघटन करवाने। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके क्वेश्चन आता है कि रक्त, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप कहते हैं रक्त अम्लीय वर्षा का पीएच, ऐसे पूछा जा सकता है। ये 15 क्वेश्चन लास्ट है। रक्त और अम्लीय वर्षा, रक्त और अम्लीय वर्षा का पीएच मान बताइए, पीएच मान बताइए। इस प्रकार आ सकता है फर्स्ट ऑप्शन, जैसे सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ऐसे। तो अब देखो क्या है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और जो अम्लीय वर्षा होती है वो उसकी पीएच होती है 5.6 से कम। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, वह वर्षा जिसमें पीएच मान 5.6 से कम होता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और 7.4 होती है रक्त का मान। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है ये होता है दूध का पीएच। किसका पीएच होता है, ये दूध का। 6.4 भी दे सकता है, दे तो, या 6.6 भी दे सकता है। इसकी वैल्यू होती है 6.4 से 6.6 के बीच में हो सकती है दूध की। फिर बात आती है जो 12 पीएच होती है, ये किसकी होती है, ये होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो कि एंटीसीड के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है 5.5 से जो कम होती है ना वो होती है दंत छेद की। किसकी होती है भाई, दंत छेद की। 5.5 से अगर पीएच कम है तो वो दंत छेद की पीएच। और इसका उपयोग किसे किया जाता है, क्षारीय दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल होती क्या है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस प्रकार से कोई स्केल होती है और ये बीच की अवस्था है तो 7 यहाँ पे उदासीन होता है। क्या होता है भाई, उदासीन। और इधर क्या होती है 1.1, फिर 2.2, जैसे बहुत सारी पीएच होती है 6.5, 5.5 या 5.6, 5.6, ये 7 होगी। फिर 7.4, 5.4, 5.6, फिर 6.4, फिर यहाँ पे हो जाएगी 12, फिर यहाँ पे लास्ट में 14। तो देखो 14 पीएच किसकी होती है, ये होती है NaOH की। सर्वाधिक पीएच वाला कौन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसीलिए इसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। फिर 12 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होती है और फिर 6.4 दूध की होती है। फिर बात करें 5.6 से कम अम्लीय वर्षा होती है। फिर 5.4 की बात करें तो वो कौन सी होती है, 5.4 या 5.5, यहाँ पे दंत छः होता है। क्या होता है, 5.5 से कम दंत छः होता है। 2.2 किसकी होती है, ये होती है 1.2 तो होती है जठररस और 2.2 होती है नींबू का रस। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर करने को बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं, जैसे टार्ट्रिक अम्ल में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी मेरे दोस्त शेयर करें। जय माँ काली।